नमस्कार, जय महाराज जी, JMG। दिस इज द लेक्चर 2 ऑफ थर्मोडायनामिक्स और आज के इस वीडियो में हम काफी सारे इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जेई और नीट पे मेन फोकस रहने वाला है, तो चैन से सोने के लिए जाग जाइए। थर्मोडायनामिक्स में कल पिछले लेक्चर में हमने छोड़ा था किसके ऊपर सर? हमने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम अभी शुरू करते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है भैया। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, उतना बढ़िया से फील तो नहीं आता लेकिन समझा जा सकता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जिनकी जो वैल्यू है वो अमाउंट पर डिपेंड करती हैं। क्या बोला? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनकी वैल्यू जो है वो उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है। नहीं समझ में आया? मैंने एक ग्लास लिया हुआ है, सिंपल सा, एकदम आसानी से बस समझना है हमें, उसीलिए एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने एक मान लीजिए बोतल लिया हुआ है, बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है, मान लीजिए यहां तक। मैंने क्या किया, इस पानी के अमाउंट को और बढ़ा दिया, ऊपर से और ज्यादा पानी डाल दिया, मतलब इसका अमाउंट बढ़ गया, इस सिस्टम का अमाउंट बढ़ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पानी का जो पहले मास था अब वो मास नहीं रहा, यानी अब इसका मास भी बदल गया? हाँ सर, कह सकते हैं। पानी के अगर अमाउंट को हम बढ़ाएंगे तो उसका मास भी बदलेगा। ये तो सिंपल सी चीज है। बहुत सही। पानी पहले इतना ही था, पानी पहले इतना ही था, इसमें जब हमने और ज्यादा पानी डाला तब ये इतना हो गया, यानी इसका कुछ वॉल्यूम पहले V1 था, बढ़कर इसका वॉल्यूम V2 हो गया। यानी अगर हमने पानी का अमाउंट बढ़ाया तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। हाँ सर, मतलब मैंने आपको इस एग्जांपल से यह भी समझा दिया कि मास और वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो अमाउंट पर डिपेंड करती है। ठीक है, वो अमाउंट पर डिपेंड करती है। ठीक, फिर मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं मेरे पास एक गिलास दूध है, एक गिलास दूध है, ठीक है, ये कप हो गया भाई साहब। तो एक कप मेरे पास दूध है, उस दूध के अंदर मान लेते हैं कि 60 कैलोरी एनर्जी है। इस एक कप दूध के अंदर मेरे पास 60 कैलोरी एनर्जी है। अब अगर मैं इसमें से थोड़ा सा दूध घटक जाता हूं, धीरे से चुपके से थोड़ा सा दूध घटक जाता हूं, तो अब इसका जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। हाँ सर, कम तो हो जाएगा। तो क्या अब भी अगर पहले एक कप से 60 कैलोरी एनर्जी मुझे मिल रही थी, तो जब मैंने थोड़ा सा इसका अमाउंट घटाया तो क्या अब भी मुझे 60 कैलोरी एनर्जी ही मिलेगी? आप बोलेंगे नहीं, इतना दिमाग तो मेरा भी काम करता है कि नहीं भाई साहब, आपने अमाउंट घटाया तो एनर्जी भी घटेगा। यानी एनर्जी इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डेफिनेशन में लिखवाऊंगा, चिंता मत करिए, पहले समझा जाए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे कि एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं कि जो अमाउंट पर डिपेंड ना करे। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं एक्सटेंसिव में ले लेता हूं, फोर्स भी एक बढ़िया एग्जांपल है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। फोर्स कैसे सर? फोर्स मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा मैं अमाउंट बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा मुझे फोर्स बढ़ाना होगा। समझ नहीं आया क्या बोलना चाहा अपने? मैं ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं इस दीवार को मुझे धक्का देना है, और मैं 50 न्यूटन से फोर्स लगा रहा हूं। ठीक, अब मान लीजिए मुझे इसको तोड़ देना है। नहीं, एग्जांपल सेट नहीं हो रहा सर। अरे सिंपल सी बात है ना, फोर्स भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट पर डिपेंड करता है। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, अगर आपको एक टेबल को धक्का देना है तो आप थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, उसके ऊपर आपने 20 किलो वजन डाल दिया तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना होगा, उसके ऊपर आपने पलंग ला के फेंक दिया तो उसको और ज्यादा फोर्स लगाना होगा। जितना ज्यादा आप अमाउंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना होगा। बात खत्म यार। एरिया जो है ना, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता है तैसे तैसे एरिया बढ़ता है। एरिया का हिंदी अनुवाद होता है
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है, कितना क्षेत्रफल है। आप अमाउंट बढ़ाते जाइए, क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात है, ये चीजें आप अभी नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मैं अभी मिटाऊंगा इसे, ठीक है। लिख लिया भैया? हाँ जी। तो देख लीजिए, इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए कि दोज वैल्यू, दोज प्रॉपर्टीज whose value depends upon amount of substance are known as extensive property, और जिसकी वैल्यू डिपेंड, जो वैल्यू डिपेंड नहीं करते, डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट, अमाउंट पर ये डिपेंड नहीं करता, वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसे भी आप लिख लीजिए, बस डज नॉट लगा दीजिएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिटिव होता है, एडिटिव इन नेचर, और ये होता है नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी, ये होता है एडिटिव और ये होता है नॉन एडिटिव। फोर्स, आप एक आदमी फोर्स लगा रहे हैं, फिर 10 आदमी फोर्स लगाए, फोर्स जुड़ जाएगा। एरिया में एरिया आप जोड़ सकते हैं, मास में मास डालेंगे, मास बढ़ जाएगा, ऐड होते जाते हैं, इसका मतलब हुआ एडिटिव प्रॉपर्टी। लेकिन नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी अभी हम डिस्कस करेंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल्स में अभी डिस्कस करूंगा। जैसे कि हम बात करें तो एक कंटेनर में मैंने पानी ले रखा है, वाटर H2O। इस पानी की कुछ डेंसिटी होगी और वो डेंसिटी मैं जानता हूं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, पर मिलीलीटर भी हम कहते हैं, 1 ग्राम पर मिलीलीटर या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर मैंने सारे पानी को फेंक दिया और इसके अंदर केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल एक बूंद पानी बचा हुआ है, तो भी इस बूंद, एक बूंद पानी का भी जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर ही होने वाला है, हाँ या ना? अरे बोल दीजिए हाँ या ना? जी हाँ। यानी डेंसिटी जो है वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। डेंसिटी जो है, एक बूंद लीजिए या फिर 1 लीटर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी सेम है। हाँ सर, बात सही। ये पानी है, मान लीजिए पानी के ऊपर प्रेशर लग रहा है, पानी के ऊपर प्रेशर लग रहा है। कौन लगा रहा है? मैं लगा रहा हूं क्या? नहीं 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 नहीं, कौन लगा रहा है? प्रकृति लगा रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सुना होगा आपने, थोड़ा सा गैसीय स्टेट में पढ़ा होगा तो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पानी के ऊपर लग रहा होता है। अगर मैं इस पानी का अमाउंट घटा दूं, तो अगर इसके ऊपर अभी प्रेशर लग रहा हो 1 atm का, तो पानी का अमाउंट जब मैं घटा दूंगा, 1-2 बूंद बस पानी उसमें बचा रहेगा, तो भी क्या 1 atm ही प्रेशर लगेगा? आप बोलेंगे जी हाँ। प्रकृति किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती, बराबर सब पे लगा रहा है जी। भूकंप आएगा सबके लिए आएगा, प्रेशर लग रहा है सबके लिए लग रहा है। हाँ, मतलब प्रेशर भी जो है इट्स ऑल्सो अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। वैसे ही टेम्परेचर, देखिए कहना होता तो मैं बस आपको एग्जांपल डायरेक्टली लिखवा देता, लेकिन थोड़ा सा फील करवा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स इतना आसान है, मैं आपको बार बार इसको शर्मिंदा करिए, इस चैप्टर को, इतना आसान चैप्टर है ये। अभी बेसिकली हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। आज के वीडियो में ट्राई करेंगे कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाए, फिर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे जिसमें मजा आएगा असली। तो टेम्परेचर भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर हमारे पास पानी हो 100 डिग्री सेल्सियस का, उसमें से हमने कुछ पानी निकाल भी दिया, तो भी जो रेस्ट पानी बचा होगा वो भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, यानी वो भी अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। समझने के लिए आप इसे कह सकते हैं। ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात हो गई। अब एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो कि नोट करने वाली चीज है, जिसके ऊपर सवाल आपसे पूछ दिए जा सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं रेशियो करूं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, अगर मैं रेशियो करूं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, तो वो बराबर आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी के। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, आपने बोला डेंसिटी। मैंने बोला मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने बोला फोर्स अपॉन एरिया बराबर क्या होता है? प्रेशर। फोर्स क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
एरिया क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी अगर आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशियो को लेंगे देन इट विल ऑलवेज बी अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये नोट करने वाली बात है, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। ठीक है सर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विधि के। किसकी, विधि। ये क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रोसेस। प्रोसेस की बात करते हैं हम। मान लेते हैं कोई एक सब्सटेंस है, उसका कोई एक स्टेट ए है, इसका कुछ टेम्परेचर, कुछ प्रेशर, कुछ वॉल्यूम है। मैंने इसका या तो टेम्परेचर बदल दिया, या तो प्रेशर बदल दिया, या तो वॉल्यूम बदल दिया, तो ये एक स्टेट बी में पहुंच गया। यानी इसका कुछ नया टेम्परेचर, कुछ नया प्रेशर, कुछ नया वॉल्यूम। तो किसी सब्सटेंस को यानी किसी सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने में जो प्रोसेस हुआ उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। अरे सर ये तो मतलब नाम देखते ही समझ में आ जा रहा है, प्रोसेस मतलब विधि। मतलब भैया किसी एक सिस्टम को स्टेट ए से स्टेट बी में ले जाने में जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं उसे हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। अब ये प्रोसेस के टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है आइसोथर्मिक प्रोसेस। आइसोथर्मिक प्रोसेस, आइसोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ये हुआ, आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्मिक से आप समझ सकते हैं टेम्परेचर। मतलब किसी एक सिस्टम को स्टेट ए से स्टेट बी में हमने बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया, स्टेट ए से स्टेट बी पर लाए, लेकिन भले हमने प्रेशर बदल दिया, वॉल्यूम बदल दिया, प्रेशर बदल दिया, वॉल्यूम बदल दिया, लेकिन टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा। मेन बात है, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मिक प्रोसेस। जिस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है उसको हम कहते हैं आइसोथर्मिक प्रोसेस। आसान चीज है सर, बस ऊपर से आपको पता रहना चाहिए। फिर आता है आइसोबैरिक प्रोसेस। आप स्किप कर सकते हैं अभी के लिए, या फिर स्पीड में आप इसे देख लीजिए अगर आपको ये चीजें पता हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप स्पीड में देखते जाइए अगर कहीं आपको भी बोरियत फील हो रही हो। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि सेम, और बैरिक से आप कुछ समझ पा रहे हैं कि बार वाला कुछ चीज आ रहा है। अरे अरे वो सब नहीं समझना भैया। प्रेशर, प्रेशर का एक यूनिट होता है बार। यानी किसी एक सिस्टम को स्टेट ए से स्टेट बी में हम बदल रहे हैं, तो जो प्रोसेस हम इसमें लगा रहे हैं उसमें हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, भले हमने टेम्परेचर वॉल्यूम बदल ही क्यों ना दिया, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। एक चीज ध्यान देना कि सेम टेम्परेचर मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट होगा, और अगर मैं टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करना चाहूंगा तो मेरा डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। उसी तरीके से इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो आएगा आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर का। फिर आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको किताब में भी देख के ये मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बता देना चाहिए ताकि एनसीईआरटी भी कवर होती जाए, कोई स्कूल के लिए तैयारी कर रहा हो तो। आइसोकोरिक प्रोसेस, कई लोग इसे आइसोचोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं, वो महारथी लोग हैं, लेकिन हमें आइसोकोरिक ही बोलना है। आइसो मतलब हो गया सेम, और कोरिक कहीं ना कहीं वॉल्यूम से रिलेटेड है। मतलब ए से बी स्टेट में हमने किसी सिस्टम को लाया, तो उस प्रोसेस में वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा, भले हमने प्रेशर या टेम्परेचर बदल दिया। ये सिंपल सी हमारी बात है। 3 टाइप के प्रोसेस हमने डिस्कस अभी तक किए। एक और प्रोसेस आता है एडिएबैटिक प्रोसेस। एडिएबैटिक प्रोसेस, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत हो। एडिएबैटिक प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि स्टेट ए से स्टेट बी पर हम गए, हमने प्रेशर भी बदला, टेम्परेचर भी बदला, वॉल्यूम भी बदला, प्रेशर भी बदला, टेम्परेचर भी बदला, वॉल्यूम भी बदला, लेकिन क्या नहीं बदला, वो हो गया हीट। सर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज को हीट कर रहे हो लेकिन उसका टेम्परेचर ना बदले, हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा, लेकिन हो सकता है,
बिकॉज केमिस्ट्री में तो कुछ भी हो सकता है सर, ठीक है। मतलब हीट हमने कांस्टेंट रखकर भले टेम्परेचर बदल दिया, प्रेशर बदल दिया, वॉल्यूम बदल, लेकिन मेरा हीट कांस्टेंट रहा। मैंने हीट कांस्टेंट रेट पर किया, प्रेशर मैंने बदले उसमें ज्यादा लगाया, तब उसका अवस्था बदल के उसका स्टेट बदल दिया, तब मैं उसे कहूंगा कि भैया वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस से गुजरा हुआ है, तभी उसकी स्टेट बदली हुई है या फिर उसका अवस्था बदला हुआ है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। साइक्लिक प्रोसेस बेसिकली कुछ नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि स्टेट ए से हम चलें, बदलते गए अंततः उसी स्टेट पर पहुंच गए। लेकिन एक नोट करने वाली चीज है जहां से क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रेम हो, साइक्लिक प्रोसेस। आज का थोड़ा क्लास बोरियत लग रहा होगा आपको, क्योंकि लिखने वाली चीजें, थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा हैं। आज भर के लिए बर्दाश्त करिए, थर्मोडायनेमिक्स में भागी मत यहां से, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से मत भागिए। भले आपको यहाँ पे पसंद नहीं, इस चैनल को छोड़ दीजिए। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आसान है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि स्टेट ए से आप स्टेट बी पर गए, फिर स्टेट सी पर गए, फिर स्टेट डी पर गए, वापस से उसी स्टेट पर आ गए। सर ऐसे ही आप चलेंगे क्या? नहीं जी, ऐसे भी चल लीजिए। आप स्टेट बी पर गए, स्टेट सी पर गए, फिर वापस आ गए। आप ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, सी से वापस ए पे आ गए। आप ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, सी से ए पर आ गए। मतलब स्टेट ए से चलते अंततः वापस उसी स्टेट पर अगर बंदा पहुंच जाए तो कंप्लीट जो प्रोसेस हुआ है उसे हम नाम दे देते हैं साइक्लिक प्रोसेस। भले आपने बीच में यहां पर कुछ भी बदला हो। नोट करने वाली चीज जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो ये है कि डेल्टा स्टेट फंक्शन यहां पर 0 रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? बोल तो सभी देते लेकिन समझाता कोई नहीं। क्यों नहीं समझाता? मैं समझा रहा हूं ना। स्टेट फंक्शन मतलब समझ गए भैया, फर्स्ट इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर अगर कोई चीज पहुंचे, स्टेट फंक्शन है। मतलब इसमें इनिशियल से फाइनल आप उसी जगह पर पहुंच गए। डेल्टा मतलब होता है चेंज, डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज, अगर आपने नहीं पता हो तो। मतलब स्टेट फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, ये 0 मतलब ये बता रहा है जिस स्टेट पे आप चले थे उसी स्टेट पर आप पहुंच गए। मतलब आपका इनिशियल भी सेम चीज, फाइनल भी सेम चीज, कुछ नहीं में से कुछ नहीं घटा देंगे, कुछ नहीं ही जवाब आपका आएगा। नहीं समझ में आया? इसे याद रखिए बस, ठीक? बहुत सही। अब देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अरे भैया स्पेलिंग कभी कभी गड़बड़ा जा रहा है जी। इरिवर्सिबल प्रोसेस, यस, देख लेना, गलती हो तो सुधार दीजिएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, थोड़ा सा नए अंदाज में इसे समझेंगे। मतलब देखिए यहां पर गैस पार्टिकल्स हैं, मैंने कहा वेरी गुड, ये एक कंटेनर है, वेरी गुड। यहां पे मैंने एक पिस्टन लाया, पिस्टल सर, पिस्टल क्या, वो जो धीरे से निकाल के ठाए कर देते, नहीं पिस्टन, पिस्टल नहीं पिस्टन, ठीक है सर। कंटेनर को गैस को सप्रेस करने के लिए वगैरह, यहां पर मैंने मूवेबल पिस्टन रखा हुआ है, ठीक है सर। अभी जो गैस है वो स्टेट ए पर है, मस्त, उसका कुछ वॉल्यूम है, प्रेशर है। मैंने क्या किया कि इस पिस्टन को लेकर मैंने दबाना शुरू कर दिया, लेके दबाना शुरू कर रहे हैं हम इसको। जब मैंने लेके दबाया तब ये कुछ इस अवस्था में पहुंच गया, यहां तक ये पिस्टन आ गया, ठीक है। मैंने लेके दबाया, इसे दबा के, मतलब ये स्टेट ए से स्टेट बी पर एक बार में आ गया। स्टेट ए से स्टेट बी में जो प्रोसेस हुआ उसे मैंने इरिवर्सिबल प्रोसेस नाम दे दिया। अभी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। स्टेट ए से स्टेट बी में एक ही बार में हम आ गए, इरिवर्सिबल प्रोसेस, लार्ज जंप लिया। अब देखिए नीचे से जो गैस है वो प्रेशर लगा रहा है,
अब आपको आपके मन में ये चीज अनरियलिस्टिक लगेगी कि अरे भैया गैस है ये, 30 मार खान नहीं है, हम चाहें तो दबा देंगे। हम बोलेंगे कि अच्छा ठीक है। आपके पास जब प्लास्टिक होता है, आपके पास जब प्लास्टिक होता है या फिर आप चिप्स के पैकेट जब आप देखते हैं तो उसके अंदर भी गैस होता है। उसको जब आप कंप्रेस करना चाहते हैं ना, वो कंप्रेस नहीं होता, गैस आपको धक्का देता है। वो चीज यहां पर अज्यूम करिए। लोग बोलते हैं कि गैस को मैं कैसे दबाऊंगा। अरे भैया प्लास्टिक में गैस दब जाता है, ये तो पिस्टन है, यहां से निकल नहीं सकता होगा कहीं से, उसीलिए गैस दबेगा। यहां तक आसानी से दब गया, लेकिन अब प्रेशर, यहां से हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया था, अब यहां से गैस भी प्रेशर लगा रहा है, यानी इंटरनल प्रेशर भी लग रहा है। जब स्टेट ए से स्टेट बी में आए थे तो प्रेशर एक्सटर्नल जो है वो प्रेशर इंटरनल के बराबर नहीं था, प्रेशर एक्सटर्नल था, उसी लिए हम ए से बी पर आराम से पहुंच पाए। लेकिन जब हम बी पर पहुंचे तब नीचे से भी इंटरनल प्रेशर लगना शुरू हो गया, गैस ने लगाना शुरू कर दिया। लेकिन आप भी हार उतनी जल्दी मानेंगे नहीं, यहां से प्रेशर लग तो जरूर रहा है। तो कुछ इस अवस्था पे इसे हम सी नाम दे देते हैं। ये जो पिस्टन है वो ऊपर नीचे करता जाएगा। क्यों करेगा? आप लेके इसे दबाएंगे, कभी वो दबा रहे, कभी आप दबा रहे, कभी वो, कभी आप, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। समझ रहे हैं? मतलब बी से सी वाला जो प्रोसेस है वो बार बार ऊपर नीचे होगा, बार बार ऊपर नीचे होगा, कभी आप प्रेशर, कभी वो प्रेशर, कभी आप प्रेशर, कभी वो प्रेशर। ए से बी में कोई दिक्कत नहीं, इरिवर्सिबल है। बी से सी में बार बार ऊपर नीचे रिवर्सिबल, बार बार ऊपर नीचे रिवर्सिबल। ठीक है सर। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हुआ कि मेरा जो प्रेशर एक्सटर्नल था वो लगभग बराबर हो गया प्रेशर इंटरनल के, उसी लिए और सप्रेस में नहीं कर पाया, पिस्टन को और नीचे में नहीं ले जा पाया, क्योंकि प्रेशर एक्सटर्नल मेरा प्रेशर इंटरनल के बराबर था, लमसम। समझ में आ रही है सर बात? समझ में मुझे बात आ रही है? मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में ये चीज ध्यान रखना और इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये चीज ध्यान रखना, ये इसका पॉइंट है। ठीक है। एक और पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है यह भैया? बी से सी वाला प्रोसेस। ये ऑकर करता है स्मॉल इनफाइनाइट स्टेप्स में, मतलब बार बार ऊपर नीचे छोटे इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं। और ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये ऑकर करता है इन लार्ज फाइनाइट स्टेप। लार्ज फाइनाइट स्टेप होते हैं, 1 या 2 स्टेप में आप पहुंच जाते हैं अपनी अवस्था पे। ठीक है। अब एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो आपके क्वेश्चन करने में बड़ा आसान करेगा, यहां ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए। हम इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब होता है कि जब हम चीज़ों को, लार्ज चीज़ें नहीं दी हुई हैं, बड़ी चीज़ें नहीं दी हुई हैं, अगर हमें छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जोड़ना हो तो हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, किस लिए होता है? जब चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में हम डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल यहां पर करने वाले हैं। इट विल टेक प्लेस। ठीक है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस लार्ज स्टेप हो रहा है, इसीलिए सिंपली समेशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा, या तो समेशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कितना देर वीडियो हो चुका है? 26 मिनट। तो किसी ने कमेंट किया था कि 20-25 मिनट से ज़्यादा वीडियो मत बनाइए, आप भले रोज़ वीडियो बनाते रहिए। और थोड़ा सा एनर्जी आज डाउन भी मुझे लग रहा है स्टार्टिंग से ही, मुझे बहुत ही ज़्यादा माफ़ करिएगा। लेकिन जाते जाते एक शायरी मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आज खुश होने का मौका है तो रोऊं क्यों? अगर जग कर सपने सच होते हैं तो सोऊं क्यों?